हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी। आज मैं आपके लिए मोटिवेशन का चैप्टर लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मोटिवेशन वर्ड जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है जिसको बोलते हैं मोटम। ठीक है, मोटम से निकला है और जिसका मीनिंग होता है टू मूव, यानी आगे बढ़ना। मोटिवेशन आप सबको पता है कि किसी भी तरह की मोटिवेशन मिले तो आगे इंसान को बढ़ने के लिए मिले होता है, चाहे वो मोटिवेशन सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, लेकिन उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो मोटिवेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल जो होती है उसे बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा और जो एक्सटर्नल होती है उसे बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। तो इंटरनल में जो आ जाता है वो होती है भूख, प्यास, नींद, काम, विश्राम। ठीक है, तो अभी इंटरनल यानी किसी को भूख लगी है, प्यास लगी है, तो उसे अंदर से ही ये होगा कि हाँ भूख प्यास लगी है तो पानी पी लेते हैं, भूख लगी है तो खाना खा लेते हैं। ठीक है, नींद आ रही है तो सो जाते हैं। तो ये उसकी इंटरनल यानी आंतरिक मोटिवेशन है जो अपने आप आ रही है। ठीक है, जो अपने आप आए वो इंटरनल जो मोटिवेशन जो है वो इंटरनल होती है, जो अपने आप फील होगी ये चीज़ हमने करनी है। ठीक है, एक्सटर्नल वो होती है जैसे कि बाहर जो कारक होते हैं उनसे, जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि कोई इंसान है, उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है अपनी लाइफ में और एक बढ़िया जॉब पे सेटल है। तो उसे देख के हम ये सोचेंगे कि काश हम भी ऐसे ही मतलब सेटल हो जाएं, हमें भी एक बढ़िया सी अच्छी सी जॉब मिल जाए और हम उसके लिए कोशिश करने लग जाते हैं। फिर तो वो इंसान हमारे लिए क्या बना, मोटिवेशन का ज़रिया बना। ठीक है, तो उसे देख के हमारे अंदर क्या आया कि नहीं, अब जैसे ये बने हम भी कोशिश करते हैं, हम भी जो है हम भी जो है अच्छे एक इंसान बनेंगे, हमारी भी प्रशंसा हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो पाने के लिए हमें जो है मोटिवेशन मिलेगी। तो वो बंदा जो हमारे लिए, जिसको देख के हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम मोटिवेट हो रहे हैं, तो वो इंसान हमारे लिए क्या है, एक बाह्य अभिप्रेरणा है यानी कि एक्सटर्नल अभिप्रेरणा। ठीक है, जिसे हम देख के ये महसूस करें, वो हमारे अंदर इंटरनल फीलिंग नहीं थी, वो बाहर किसी को देख के हमें लगा कि हमें ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल में आपको पता चल गया होगा। बाकी जो है स्किनर ने कहा है, स्किनर की एक ये आ जाता है क्वेश्चन कई बार, स्किनर ने कहा है जो अधिगम को सीखना जो है वो मोटिवेशन है, सीखना है उसको। हाँ, सीखने के लिए हम प्रेरित होते हैं तो वो क्या होता है, मोटिवेशन होता है। ठीक है गाइस, देन मोटिवेशन के जो है स्रोत पूछे जाते हैं, कितने स्रोत हैं, तो वैसे तो तीन ही बताने हैं आपने, मेन जो हैं तीन ही होते हैं, आवश्यकता हो गया, चालक हो गया। ठीक है, और एक जो हो जाता है ये प्रेरक यानी उद्दीपन, ये एक ही माने जाते हैं। तो अगर आपसे मोटिवेशन के पूछे जाएं कितने स्रोत हैं तो आपने तीन बताने हैं। फर्स्ट जो है आवश्यकता, यानी इसमें जो है जो मनोवैज्ञानिक हैं वो सब मानते हैं कि आवश्यकता, जब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, ठीक है, तब तक हम जो है मोटिवेट नहीं होते। हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम खुद ही हमारे अंदर जो है मोटिवेशन आ जाएगी। अब जल, वायु, ये सब, भोजन, ये सब जो है हम उसको पूरा करने के लिए खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है दूसरा आता है चालक, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव। तो हमें अब ये पता है कि हमने जो है हमें जब ऐसे लगता है कि हमें प्यास लगी है, ठीक है, तो हम पानी के बारे में सोचते हैं हम कि हमने पीना है, लेकिन जब हम वो पीने के लिए जाते हैं यानी कि हम उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो वो काम करता है चालक का। ठीक है, तो हमें पानी पीने के लिए, मतलब कि हम पानी पीने के लिए हमारे अंदर जो है एक हमारी वो ज़रूरत है, एक तो होगी आवश्यकता होगी, लेकिन उसे पीने के लिए हम जा रहे हैं तो वो हमारा क्या है, चालक, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आवश्यकता के बाद जो है सेकंड पॉइंट जो आता है वो चालक आता है। इतना डीपली पूछते नहीं है लेकिन ये सीक्वेंस में पूछ लेते हैं कि स्रोत जो है कैसे होते हैं, पहले आवश्यकता होती है फिर हम उसके लिए आगे ड्राइव करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है उद्दीपन। उद्दीपन और प्रेरक जो हैं वो एक जैसे ही हैं। उद्दीपन, प्रेरक, यानी कि हम जब उस गोल तक पहुंच जाते हैं,
फाइनली हम पानी तक पहुंच गए और उसे पीने भी लग गए। एंड में हमने पानी पी लिया तो हमें हमारा जो है गोल पूरा हो गया। तो इसमें जो है ये उद्दीपन और प्रेरक जो है, हमें जो है प्रेरणा मिली कि हमने आगे पानी को महसूस किया कि पानी है आगे, और फिर उसके बाद हमने वो पी लिया। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो गोल है वो ख़त्म हो गया। तो ये इतने मेन नहीं है पॉइंट, लेकिन हाँ पूछ लेते हैं, एच टैट में ज़्यादा पूछ लेते हैं ये थोड़ा, बाकी टैट में इतना डीपली नहीं पूछते। ठीक है, तो आपने बस ये याद रखना है कि प्रेरणा जो है, इसके स्रोत जो हैं मोटिवेशन के, वो 3 स्रोत हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मोटिवेशन जो है उसके सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत जो है, पहला सिद्धांत इसका जो है आत्म सिद्धि का सिद्धांत, जिसे आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत जो है, ये थ्योरी दी थी अब्राहम मैस्लो ने। तो आप ये ऐसे याद रख सकते हैं, आत्म सिद्धि यहाँ से है तो अब्राहम मैस्लो। ठीक है, ये भी यहाँ से। तो इन्होंने जो ये थ्योरी दी है, ये इस आकार में दी है, पिरामिड बोल सकते हैं, त्रिभुज बोल सकते हैं, इस आकार में इन्होंने ये थ्योरी दी हुई है। ठीक है, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। फिर इन्होंने इसको जो है अपने 5 स्तर में डिवाइड किया है, इस अकॉर्डिंग डिवाइड किया है इन्होंने। पहली जो रखा है शारीरिक आवश्यकता, उसके बाद रखा है सुरक्षा, फिर स्नेह संबंध, उसके बाद सम्मान, और उसके बाद आत्म सिद्धि। तो बहुत ईजी है ये याद रखना। फर्स्ट पहले ये बोलते हैं मैस्लो जो है, ये बोलते हैं कि शारीरिक आवश्यकता, पहली आवश्यकता क्या होती है, इंसान की जो पहली नीड होती है वो होती है भूख, प्यास, नींद, काम, विश्राम। ठीक है, तो ये पहली आवश्यकता हुई। ठीक है, मकान इसमें पहले नहीं गिनेंगे, क्योंकि कई लोग हैं जो मकान नहीं होते कईयों के पास, लेकिन भूख प्यास, भूख के बिना तो कोई नहीं रह सकता है ना, पानी के बिना नहीं रह सकते। तो पहली जो हमारी आवश्यकता है, ये मानते हैं कि शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। काम का यहाँ पे मीनिंग सेक्सुअल है। ठीक है, तो शारीरिक आवश्यकता होगी भूख, प्यास, नींद, काम, विश्राम, ये हमारी जो है शारीरिक आवश्यकताएं हैं। इसके बाद जो है हमारी आवश्यकता आगे बढ़ती है सुरक्षा। हम फिर ये जब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पास जो है अपनी एक सुरक्षा हो, मकान हो एक, जिसमें क्या है हम रह सकें, हमारी सुरक्षा बन सके। तो उसके बाद वो मकान जो है इसकी सेकंड नीड होती है। जब मकान हमारे पास आ जाता है तो उसके बाद इंसान सोचता है कि हमारे पास रिलेशन भी होने चाहिए, हमें प्यार मिले, थोड़ा रिलेशन हो हमारे साथ, हमारे पास जो है, अकेले तो नहीं रहना चाहते होते ना। तो फिर उसके बाद जो है मकान भी मिल जाता है, उसके बाद वो सोचता है कि स्नेह मिले, थोड़ा रिलेशन बने। ठीक है, तो रिलेशन वगैरह वो जो है थर्ड नीड आ जाती है। उसके बाद वो सोचता है कि ये सब तो मिल गया, अब इसके बाद जो है सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले, रिस्पेक्ट को फोर्थ नीड माना है। और आत्म सिद्धि यानी उसके बाद वो बोलता है कि अब मेरा जो है नाम होना चाहिए। हाँ, ये सब पाने के बाद वो सोचता है कि अब मेरे पास जो है एक अपनी जॉब, एक अपना नाम होना चाहिए जिस नाम से मुझे लोग जाने। ठीक है, तो ये सीक्वेंस वाइज में दिया हुआ है, तो ये याद रखना। पहले शारीरिक आवश्यकता आएगी, फिर सुरक्षा, फिर स्नेह संबंध, सम्मान, और आत्म सिद्धि एंड में। तो इन्होंने ऐसे 5 स्तर एक्सप्लेन किए हैं। ओके, वीडियो थोड़ी जल्दी जल्दी बना रही हूँ एक्चुअली, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है ना, इसलिए। तो अगर आपको समझ में आ रही हो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि अच्छी लगी है वीडियो। लाइक भी कर देना अगर अच्छी लगे, नहीं लगे तो कोई नहीं। सेकंड जो है सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने जो है मूल प्रवृत्तियाँ दी हुई हैं। उन्होंने 2 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं। एक ये याद रखना, सिगमंड फ्राइड की जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो 2 हैं। उन्होंने मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं, और पहले तो उन्होंने मूल प्रवृत्तियाँ बोला, उसके बाद अचेतन मन बोला। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों को आगे डिवाइड किया 2 में, जिसे निर्माणकारी कहते हैं। निर्माणकारी को इरोज भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है विध्वंसकारी। विध्वंसकारी को थैंटोस भी कहते हैं। ये नाम आपको याद रखने होंगे। ठीक है, ये निर्माणकारी होते हैं जो किसी चीज़ को निर्माण करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं, ये मोटिवेशन जो है ये इंसान को मोटिवेट करती है कुछ चीज़ का निर्माण करने के लिए। ठीक है, लेकिन एंड में यहाँ पे जो विध्वंसकारी हैं, यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जीवन बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को मतलब झगड़ा करते हैं, ये सब करते हैं, झगड़ा करवाते हैं, या ये सब चीज़ें जो है विध्वंसकारी में आते हैं ऐसे लोग।
जो दूसरों का झगड़ा करवाने के लिए आगे रहते हैं, और निर्माण कार्य में वो होते हैं जो चाहते होते हैं कि सच में किसी का जो है निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये भी इतनी डिटेल में नहीं पूछते हैं, आपने याद रखना है कि सिगमंड फ्राइड की 2 प्रवृत्तियाँ, मूल प्रवृत्तियाँ, ठीक है। अचेतन मन जो है, अचेतन मन में जो विश हमारी पूरी नहीं होती है वो कौन से मन में होती है? अचेतन मन में होती है। उसके बाद जो है थर्ड है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अब ये तो सिगमंड फ्राइड की मूल प्रवृत्तियाँ थी जो उन्होंने 2 दी थी, ठीक है। अब जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है मेन, वो दिया है मैकडूगल ने, कंफ्यूज नहीं होना है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का पूछेंगे किसने दिया है, तो ये दिया है मैकडूगल ने दिया है, ठीक है। सिगमंड फ्राइड का इतना मेन नहीं पूछते हैं, लेकिन उनका यही पूछ सकते हैं कि कितनी प्रवृत्तियाँ हैं उसकी। और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है, मूल से याद कर सकते हैं एम से, और मैकडूगल भी एम से है। तो इसने सिगमंड फ्राइड ने जो है 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं मैकडूगल ने, ठीक है। 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं इसने। तो इसमें यही याद रखने में 14 जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, तो यही याद रखना है इसमें कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है, जिसमें उसने 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं, और सिगमंड फ्राइड ने दी हैं 2। ओके गाइस, इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चंस जो है करवाने के लिए बोला था, सॉल्व करवाने के लिए 10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना को त्यागा। इसने अभी भी एक ढंग के व्यवहार को अपनाया हुआ है, ये कथन किसका है, ठीक है। तो ये कथन जो है ये कहा था वुडवर्थ ने। ये मैंने फर्स्ट अपनी साइकोलॉजी की जो वीडियोज़ हैं उसमें बताया हुआ कि पहले आत्मा का मानते थे, फिर मन का मानते थे, फिर चेतना का मानते थे, और अब फाइनली जो है व्यवहार का विज्ञान मानते हैं, ठीक है, जो वॉटसन ने दिया था व्यवहार का विज्ञान। लेकिन ये जो कथन, ये पूरी जो है ये परिभाषा जो है दी है वुडवर्थ ने दी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में शैशवावस्था को कहा है संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो मैंने आपको जीन पियाजे वाला संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत करवा दिया है, तो ये तो आपको अच्छे से याद होगा, और जिन्होंने नहीं देखे वो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो ये जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में शैशवावस्था को क्या कहा है, तो आपको पता है शैशवावस्था को कहा गया है संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी इंद्रियों की अवस्था भी कहा जाता है जिसे, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, मैंने बताया था आपको, संवेदी प्रेरक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, उसके बाद 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, और 11 वर्ष से ऊपर, यानी 11 से 15 आपने लेके चलना है। अगर 11 वर्ष से ऊपर ऑप्शन दिया होगा तो आपने ये टिक करना है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था की जो है कितने वर्ष का बताया गया है, तो 11 से 15 लिखा होगा तो वो टिक करना है। अगर 11 से 15 ऑप्शन में नहीं है, 16 है, 17 है, तो वो नहीं टिक करना है आपने। फिर 11 वर्ष से ऊपर दिया होगा तो वो टिक करना है, ठीक है। उसके बाद है, प्रचलित योजनाओं में नवीन जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी मैंने आपको उसमें बताया था, आत्मसातकरण, ठीक है। एकोमोडेशन याद आया, एकोमोडेशन जो है कहा जाता है इसे, आत्मसातकरण, ये बहुत से नाम दिए जाते हैं, ये भी जो है जीन पियाजे के उसमें है, चैप्टर में है, ठीक है। तो जो प्रचलित योजनाएं होती हैं, जो पुराने विचार होते हैं, पुरानी योजनाएं होती हैं, उनमें नए कुछ जोड़ना जो कहा जाता है आत्मसातकरण कहते हैं उसे। ये जीन पियाजे ने दिया था, ये भी मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। देन इसके बाद है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, व्यवहार से नहीं अलग किया जा सकता, सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, नैतिक संदर्भ से नहीं, या शारीरिक गठन से नहीं किया जा सकता। तो बी है इसका, सामाजिक संदर्भ से जो है सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ये तो पता ही है आपको, समाज में रह के समाज से बहुत सारी चीज़ें सीखी जाती हैं, तो इसको जो है सामाजिक संदर्भ में से अलग नहीं किया जा सकता सीखने को, ये चैप्टर भी करेंगे। इसके बाद है, निम्न में से क्या समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है, तो समाजीकरण में क्या क्या शामिल होना चाहिए, मूल्य और विश्वासों का अर्जन,
एक, संस्कृति की रीतियाँ और मानदंडों को सीखना, समाज के मानदंडों का अनुकूलन, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी होने चाहिए क्योंकि समाजीकरण में ये सभी आते हैं। मूल्य सीखना, विश्वासों का अर्जन करना, मूल्यों का अर्जन करना, अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग संस्कृति रीतियाँ या मानदंडों को सीखना, ठीक है, समाज के मानदंडों का अनुकूलन करना यानी कि संतुलन बनाना उसमें। तो ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसका डी होगा आंसर, ठीक है। हाँ, डी आंसर है इसका। और इसके बाद है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु एवं शारीरिक आयु 7 वर्ष है तो उसे किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा? प्रतिभाशाली बुद्धि, सामान्य बुद्धि, पिछड़ी बुद्धि या मंद बुद्धि? तो सिंपल सी बात है, जिसका मानसिक आयु भी शारीरिक आयु के समान ही है तो वो सामान्य बुद्धि वाला बालक होगा, क्योंकि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ना तो वो ज़्यादा बुद्धि वाला है ना ही कम बुद्धि वाला है। तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होएगी वो कितनी होएगी? सामान्य बुद्धि में आएगा, ठीक है, क्योंकि उस जितनी उसकी एज है उस अकॉर्डिंग ही उसकी बुद्धि चली हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है उसकी इंटेलिजेंस है, तो फिर वो सामान्य बुद्धि में आएगा। देन उसके बाद है, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण यानी TAT प्रक्षेपी तकनीक का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये जो है किया जाता है व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व में पर्सनैलिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, TAT का, TAT जो परीक्षण किया जाता है वो जो है किया जाता है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को मापने के लिए। और इसके जो हेनरी मुर्रे और क्रिस्टीना मॉर्गन ने दिया था 1935 में। इसके बाद है, व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं बुद्धि में, लैंगिक भिन्नता में, अभिवृत्ति में, ये सभी। तो व्यक्तिक विभिन्नताएं तो सभी में पाई जाती है, हर इंसान अपने आप में अलग होता है, वो बुद्धि में भी अलग हो सकता है, अभिवृत्ति में अलग हो सकता है, लैंगिक भिन्नता में अलग हो सकता है, तो ये इसका आएगा डी। और व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम गार्टन ने किया था। इसके बाद है, एक विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किया जाना किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये है स्थानांतरण का उदाहरण। विज्ञान की कक्षा में सीखी गई अवधारणाओं का उपयोग सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किया जा रहा है, तो स्थानांतरण का, स्थानांतरण ही हुआ, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट में आप जो है स्थानांतरण ही कर रहे हैं, ठीक है, उसका उपयोग कर रहे हैं। एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है उसकी क्या विशेषता है? कक्षा में सदैव उदासीन व्यवहार? नहीं। कक्षा में अधिगम हेतु उत्सुक रहना, किंतु अन्य विद्यालय गतिविधियों में उदासीनता? तो ये भी नहीं है। उसके बाद है, यदि कक्षा की गतिविधियां पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं हों तो कम उत्तेजित महसूस करना एवं उब जाना। और तो इसका सी है, प्रतिभाशाली है तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए कि नई नई एक्टिविटीज़ कुछ करता रहे, या कुछ चुनौतीपूर्ण नहीं लगेगा तो वो उसको कम ही उत्सुकता होगी, ठीक है, और जल्दी उब जाएगा। ओके, तो ये थे 10 क्वेश्चन। बाकी सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक भी कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो सही लगी या नहीं। थैंक यू।